गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो बेसिकली ड्रग डिजीजेज के बारे में पढ़े थे, जिनको कि हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज। क्यों आर्टिफिशियल कहते हैं? क्योंकि वो बेसिकली कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई डिजीज हुआ, कोई भी डिजीज हुआ तो उसके ट्रीटमेंट के दौरान वो डेवलप होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि वो उसमें लार्ज डोज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन का यूज किया जाता है और वो इवर इंक्रीजिंग डोज में यूज किया जाता है। तो वो क्या करता है कि वाइटल फोर्स के ऊपर एक नया ड्रग डिजीज इम्प्रिंट कर देता है, एक नया ड्रग डिजीज बना देता है। हम लोगों को याद होगा, हम लोग पढ़े थे मास्क्ड भेनरल डिजीज, याद है? कहाँ पढ़े थे मास्क्ड भेनरल डिजीज? कितना नंबर एफोरिज्म में था, याद है आप लोगों को? आई थिंक आप लोग याद करिएगा और नेक्स्ट क्लास में हमको बताइएगा कि मास्क्ड भेनरल डिजीज कितना नंबर एफोरिज्म में है। ओके, मास्क्ड भेनरल डिजीज क्या होता है? मास्क्ड भेनरल डिजीज वो डिजीज होता है, एक भेनरल डिजीज है ना, मींस एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भेनरल डिजीज कहते हैं। भेनरल डिजीज क्यों कहते हैं? भेनरा का मतलब होता है आनंद, तो वो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जिसमें प्लीजर मिलता है उसका ट्रांसमिशन होता है, दैट इज वाई उसको भेनरल डिजीज कहते हैं। तो किसी को अगर कोई भेनरल डिजीज हुआ है और उस भेनरल डिजीज के दौरान ओल्ड टाइम में क्या होता था, ओल्ड टाइम में मर्क्यूरियल ट्रीटमेंट दिया जाता था, मरकरी दिया जाता था। किसी को कोई भी भेनरल डिजीज हो, मतलब आंख बंद करके मरकरी दिया जाता था, ठीक है। और इसी के चलते डिजीज, जो ड्रग डिजीज डेवलप हो गया, मतलब एक डिजीज ऑलरेडी डेवलप्ड है और उसके ऊपर से एक ड्रग डिजीज इम्प्रिंट हो गया। तो क्या हुआ, जो भेनरल डिजीज है वो सप्रेस हो गया और उसके ऊपर ड्रग डिजीज आके ये कर गया, आके एस्टेब्लिश कर गया, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं मास्क्ड भेनरल डिजीज। अब मास्क्ड भेनरल डिजीज का ट्रीटमेंट क्या था? ऑब्वियसली जो यहाँ पे आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के दौरान हैनीमैन बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज के दौरान ट्रीटमेंट के दौरान हैनीमैन बोल रहे हैं, फर्स्ट चीज क्या बोले कि ये मतलब मोस्ट डिफिकल्ट टू क्यूर है, मोस्ट डिफिकल्ट टू क्यूर है। तो मान के चलिए मास्क्ड भेनरल डिजीज भी आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज है, ये भी मोस्ट डिफिकल्ट टू क्यूर है। इसका इलाज कौन करेगा, कैसे होगा, क्या मेथड है? क्या बोले हैं हैनीमैन? ये जो है वाइटल फोर्स खुद से ठीक करेगा, इसका इलाज करने के लिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वाइटल फोर्स इसमें सेल्फ हीलिंग करेगा मास्क्ड भेनरल डिजीज में। और क्या करना है, नेक्स्ट हैनीमैन बोले हैं कि कि अगर बैकग्राउंड में कोई क्रोनिक मायाज्म है तो उसके लिए आपको एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उसके लिए आपको एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। कब? जब ये वाइटल फोर्स, ये जो आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज है, ये जो ड्रग डिजीज है, इसको खुद से अगर क्लियर कर लेता है उसके बाद तो आपका मेडिसिन उस भेनरल डिजीज में पहुंचेगा, ठीक है। सो मास्क भेनरल डिजीज में भी यही ट्रीटमेंट का मेथड है। एक्चुअली उस समय जब ट्रीटमेंट करता था लोग भेनरल डिजीजेज का, तो वहां पे मरकरी हाई हाई अमाउंट, मतलब हाई डोज में मरकरी देता था लोग, इतना देता था लोग कि शरीर से स्वेटिंग होने लगे, मुंह से जस्ट सलाइवेशन होने लगे, दांत वगैरह ढीला हो जाए, लाइक दिस, इस लेवल तक देता था लोग, ठीक है। और जब इस लेवल तक आता था तब जाके छोड़ता था लोग, और इसी को वो लोग ट्रीटमेंट बोलता था। बट ऐसा नहीं है, भेनरल डिजीज जो है, सारे भेनरल डिजीज एक ही नहीं है, बहुत सारे टाइप के भेनरल डिजीजेज हैं, हम सब जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे, ओनली सिफिलिस ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे भेनरल डिजीजेज हैं। बट सारा डिजीज का एक ही ट्रीटमेंट क्या है ये? लेकिन यहाँ पे यही किया जा रहा था, हर डिजीज का एक ही ट्रीटमेंट, ठीक है। जितने दुश्मन आए वो चाहे बुलेट प्रूफ पहन के आए,
या किसी रूप में है, उसको हम एक ही तलवार से मारेंगे, ऐसा थोड़ा हो सकता है। हमेशा ट्रीटमेंट के लिए आपको इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच लेना पड़ेगा। वेनरल डिजीज में मरकरी सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट हर वेनरल डिजीज में नहीं है। और यहाँ पे आंख मूंद के मतलब एंशियंट टाइम से लेके अब तक लगातार वेनरल डिजीज में मरकरी दिए जा रहे हैं। और इसके कारण क्या होता था, एक ड्रग डिजीज डेवलप होता था, उसी को मास्क्ड वेनरल डिजीज हैनीमैन ने कहा है। तो ये आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज का एक एग्जांपल अगर ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन में हम लोग देखना चाहें तो ये मास्क्ड वेनरल डिजीज है। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज जो है हम लोगों का, जस्ट हम लोग तो हम लोगों ने जो एफोरिज्म्स पढ़ा है, ऑब्वियसली 71 3 पॉइंट्स, 72 एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, 73 एक्यूट डिजीजेज, 74 75 एंड 76, ये तीनों क्या है, ये तीनों है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, ये तीनों है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। यहां 74 में कैसे होता है, कॉजेशन का बात किया गया था, ठीक है। 75 में कैरेक्टर का बात किया गया है, 75 में इसके कैरेक्टर का बात किया गया है, ठीक है। यहीं पे बोला गया मोस्ट डिप्लोरेबल मोस्ट इनक्रेडिबल। ध्यान देना है 75 कई बार पूछा जा सकता है, जा चुका है कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि ये कहाँ लिखा गया है कि आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज या मोस्ट डिप्लोरेबल मोस्ट इनक्रेडिबल। तो ये फॉर 75 ये भाई VBI कह सकते हैं आप लोग कॉम्पिटिशंस के लिए, और ये तीनों VBI ही है। और इसके ट्रीटमेंट के बारे में कहाँ बोला गया है, तो 76 में बोला गया है। ये हुआ हम लोगों का स्टोरी पूरा आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज का। आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज का और दूसरा नाम क्या है, एट्रियोजेनिक डिजीजेज, ठीक है, एट्रियोजेनिक डिजीजेज। सो ये भी हम लोगों को जानना चाहिए। नेक्स्ट, ये जब खत्म हो गया, ये जब हम लोगों का सर्वे पूरा हो गया, तब हैनीमैन साहब ने एक नया डिजीज का जिक्र किया, जिसको बोला जा रहा है स्यूडो क्रॉनिक डिजीज या इनएप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिजीज। स्यूडो क्रॉनिक डिजीज या इनएप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिजीज। स्यूडो क्रॉनिक डिजीज या इनएप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिजीज, मतलब क्या है, ये नाम से ही स्पष्ट है, इनएप्रोप्रिएटली माने एप्रोप्रिएट कहना नहीं है इसको, इनएप्रोप्रिएट है, अनुचित है, ये सही में नहीं है, या स्यूडो माने झूठा होता है। हम लोग पढ़े थे स्यूडोपोडिया, फॉल्स लेग, अमीबा जब पढ़े थे हम लोग, या एंटामीबा हिस्टोलिटिका पढ़े थे, तो वहां स्यूडोपोडिया माने फॉल्स लेग, स्यूडो का मतलब होता है। तो इसको हम लोग स्यूडो क्रॉनिक डिजीज भी कहते हैं। इसको हम लोग स्यूडो क्रॉनिक डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखने में तो ये क्रॉनिक जैसा लगता है, बरसों से आ रहा है, बरसों से परेशान किए जा रहा है, महीनों से परेशान किए जा रहा है, बट वास्तव में ये क्रॉनिक है, वास्तव में ये क्रॉनिक है नहीं, ये वास्तव में क्रॉनिक है नहीं। तो क्या है, ये है स्यूडो क्रॉनिक डिजीज। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक साइड का मैटर देखेंगे
कि जो होम्योपैथिक कंसेप्ट ऑफ क्रोनिक डिजीज है और एलोपैथिक कंसेप्ट ऑफ क्रोनिक डिजीज है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ और क्या है। जब आप लोगों को क्रोनिक डिजीज पढ़ाया गया होगा, क्रोनिक मायाज्म पढ़ाया गया होगा, तो वहां पे ये चीज निश्चित रूप से बताया गया होगा कि क्रोनिक डिजीजेज का होम्योपैथिक कंसेप्ट और एलोपैथिक कंसेप्ट में जमीन आसमान का अंतर। एलोपैथी में एक सप्ताह मतलब 1 से 4 सप्ताह के अंदर हो रहा है, रह रहा है तो उसको एक्यूट, और उससे मतलब 3 महीना तक रह रहा है तो सब एक्यूट, और उसके बाद अगर डिजीज का ड्यूरेशन रह रहा है तो उसको क्रोनिक डिजीज बोला जाता है। ठीक है, 1 सप्ताह तक, 12 सप्ताह तक, और फिर आपको 3 महीना के बाद वाले को क्रोनिक कहा जाता है। ध्यान रखिए कि 3 महीना के बाद जो होगी, जिसका ड्यूरेशन है 3 महीना से ज्यादा, वो क्रोनिक है। उसके अलावा उसके पहले जो है एक्यूट एंड सब एक्यूट। ये एलोपैथिक कंसेप्ट ऑफ क्रोनिक डिजीज है। ठीक है, ड्यूरेशन पे बेस्ड है, ध्यान देना है किस चीज पे बेस्ड है, ड्यूरेशन पे बेस्ड है। बट होम्योपैथिक कंसेप्ट ऑफ क्रोनिक डिजीज में और एलोपैथिक कंसेप्ट ऑफ क्रोनिक डिजीज में हेल एंड इवन का डिफरेंस है। एलोपैथी में जहां ड्यूरेशन इज ओनली क्राइटेरिया, बट होम्योपैथी में ड्यूरेशन क्राइटेरिया नहीं है। कोई क्रोनिक डिजीज डे 1 से क्रोनिक डिजीज होता है, पहले दिन से ही क्रोनिक डिजीज होता है, उसको 3 महीना या 3 साल रहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्रोनिक डिजीज क्रोनिक मायाज्म के चलते हो रहा है, क्रोनिक मायाज्म के चलते हो रहा है, तो वो क्रोनिक डिजीज है, वो चाहे 1 सेकेंड से हो या 1 साल से हो, तो वो क्रोनिक डिजीज है। जो डिजीजेज क्रोनिक मायाज्म के चलते होती हैं उनको क्रोनिक डिजीज कहेंगे। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, ड्यूरेशन का कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं रखना है होम्योपैथिक कंसेप्ट में। तो ये जो स्यूडो क्रोनिक डिजीजेज हैं, बेसिकली इसको सबसे पहले इसके बारे में जिक्र किया था हिप्पोक्रेट्स ने। ठीक है, इसको सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने जिक्र किया है। ठीक है, तो ये स्यूडो क्रोनिक डिजीजेज बेसिकली क्या है? ये ऐसे डिजीजेज हैं जो कि वास्तव में डिजीज नहीं है, लेकिन डिजीज जैसे लगती है। जैसे मान लीजिए हम लोगों में कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोबाइल पे धीरे रहते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। आजकल डाटा भी बहुत फ्री हो गया है, बहुत ही इजीली कम कॉस्ट में अवेलेबल हो गया है। तो मोबाइल लेके बैठेंगे रात को 9 बजे 10 बजे खाने के बाद, और 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जग रहे हैं। ठीक है, कई लोग 4 बजे भी जग रहे हैं, और 4 बजे तक जग रहे हैं, फिर सो रहे हैं, और सोने के बाद 6 बजे 7 बजे घर में अगर हैं तो मजबूरी में उठना पड़ रहा है। अब जिस बंदे को मिनिमम 6 घंटे या 5 घंटे या 7 घंटे का नींद चाहिए, वो कितना देर सो रहा है? 2 घंटे या 3 घंटे। अब तो दिन भर फ्रेश नहीं रहेगा, थका सा लगेगा, उसको डाइजेशन से रिलेटेड कंप्लेंट्स होंगी, उसको कंसंट्रेशन से रिलेटेड कंप्लेन होंगी, उसको जब बार बार मतलब नींद जैसा फील होगा, फ्रेश नहीं होगा। फिर शाम को जाता है, ऐसे करता है, फिर शाम को वही धंधा, वही आदत, ऐसे करते करते वो लगातार नाइट वॉचिंग कर रहा है, नींद उसका पूरा नहीं हो रहा है। अब डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया, उसका स्लीप डिस्टर्ब हो गया, उसको शावर इरिटेशंस आ रहे हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो रहा है, ये सारा चीज हो रहा है। अब ऐसा होते होते 2 4 5 6 महीने के बाद उसको लगता है कि मुझे कोई बीमारी हो गया। बट ये बीमारी नहीं है भाई, ये है क्या? ये बेसिकली अगर उसके लाइफ स्टाइल को देखिएगा तो वो लाइफ स्टाइल के प्रॉब्लम के चलते हो रहा है। वो कंटिन्यूअस ऐसा काम किए जा रहा है कि ऐसा होना ही है। अगर स्लीप पूरा नहीं होगा, अगर नींद पूरा नहीं होगा, तो वो कंटिन्यूअस काम कैसे कर सकता है? बट ये चीज लंबे समय से चले आ रहा है,
तो ये लगेगा कि ये क्रॉनिक डिजीज है। और कैसा, बट ये क्रॉनिक डिजीज हुआ नहीं, ये जो उसके लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम है, उसके चलते हो रहा है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग तो जस्ट ये रिवीजन कर रहे हैं कि जो कुछ डिजीजेज ऐसी हुआ करती थी, कुछ डिजीजेज ऐसी हुआ करती थी जो एक्साइटिंग कॉज के चलते होती थी, और एक्साइटिंग कॉज हटा देने के बाद, एक्साइटिंग कॉज हटा देने के बाद वो डिजीजेज खत्म हो जाती थी, वो डिजीजेज नहीं रहती। और थोड़ा सा डाइट एंड रेजिमेंट को रिस्टोर कर देने के बाद उनको हम लोग कहते थे डिजीज नहीं कहते थे, उनको हम लोग इंडिस्पोजिशन कहते हैं। तो ये जो स्यूडोक्रोनिक डिजीज है, बेसिकली ये प्रोलॉन्ग्ड इंडिस्पोजिशन है, लंबे समय तक अपना लाइफ स्टाइल को बिगाड़ के रखा, लंबे समय तक अपने लाइफ स्टाइल को बिगाड़ के रखा, और उसके चलते मतलब ये सारे कंप्लेंट्स डेवलप होने लगे। वंस वो अपने लाइफ स्टाइल को सुधार लेता है, वंस वो अपने डाइट एंड रेजिमेंट को ठीक कर लेता है, अपने आप ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सो ये स्यूडोक्रोनिक डिजीजेज बेसिकली इंडिस्पोजिशन का एक प्रोलॉन्ग्ड एक्सटेंशन हम लोग कह सकते हैं, इंडिस्पोजिशन का एक प्रोलॉन्ग्ड एक्सटेंशन हम कह सकते हैं। वंस you will remove the causes which are responsible for this inappropriately chronic disease, and vital force itself will restore the health. बेसिकली स्यूडोक्रोनिक डिजीज के थ्रू वाइटल फोर्स हमको सिग्नल देता है कि आपको आपके डाइट एंड रेजिमेंट में प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक कीजिए। तो ये चीज एफोरिज्म 77 में मास्टर हैनीमैन ने जिक्र किया है। ऐसे स्यूडोक्रोनिक डिजीजेज को ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है, यहाँ जस्ट आपको डाइट एंड रेजिमेंट को ठीक कर देना है। बहुत सारे देखिएगा, हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों के प्रोफेशन में, कि सुबह उठेंगे 6 बजे 7 बजे, उसके बाद दौड़े दौड़े कॉलेज चले आएंगे, कॉलेज से जाएंगे, नाश्ता पानी करेंगे या लंच करेंगे, उसके बाद पढ़ाई लिखाई में लगे, या अगर पेशेंट देखना है तो अपने चैम्बर में लगे, फिर जाके रात को सो गए। ठीक है, अपना पढ़ाई लिखाई किए 10 बजे 11 बजे 12 बजे सोए, फिर अपना 5-6 बजे उठे, फिर ऐसे लाइफ चल रहा है। बट हेल्दी होने के लिए हम लोगों को सिर्फ खाने का ही जरूरत नहीं है, हम लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज करने का भी जरूरत है। और वो बंदा लगातार सेडेंट्री लाइफ जिए जा रहा है, तो वहां पे तो प्रॉब्लम्स होंगी चूंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है स्यूडोक्रोनिक डिजीज का। अब देखिए, ऐसे लोगों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम होगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा, और वंस वो जस्ट मॉर्निंग वॉक शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, तो कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं है। वरना जिंदगी भर कौन सा चूर्ण खाते रहेंगे, ये ठीक नहीं होता है। जितना दिन चूर्ण खाएंगे उतना दिन ये रहेगा, उसके बाद और ज्यादा जोरदार कॉन्स्टिपेशन होगा। बट वंस दे स्टार्ट एक्सरसाइज, दे स्टार्ट मॉर्निंग वॉक, ऑब्वियसली ये ठीक हो गया। कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से आ रहा है, और देख रहे हैं कि जंक फूड खाने का आदत है, रफेज तो खा ही नहीं रहा है, तो और दिन भर बैठ के काम कर रहा है, तो ना एक्सरसाइज हो रहा है, ना खाना में रफेज है, तो कॉन्स्टिपेशन होना संभव है। ये पैथोलॉजी नहीं है, ये फिजियोलॉजी है, जो कि आगे चल के पैथोलॉजी की तरह मिमिक कर रहा है। ठीक है, सो ऐसे केसेज में आपको ऑलवेज कुछ नहीं करना है, बस डाइट एंड रेजिमेंट को ठीक करना है और ये ठीक हो जाएगा। तो इसी को एफोरिज्म 77 में मास्टर हैनीमैन ने डिस्कस किया है, जिसको इनएप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रोनिक डिजीज या स्यूडोक्रोनिक डिजीज कहा गया है। ये भी नीट
में कई बार पूछा जा चुका है, पीजी एंट्रेंस में कई बार पूछा जा चुका है कि कितने नंबर एफोरिज में ये इनएप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिजीज है, और इनएप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिजीज के फादर किसको कहा जाता है? ऑब्वियसली हिपोक्रेट्स को बोला जाता है, मैं बता चुका हूँ। तो लाइक दिस आप लोग पढ़िए एफोरिम 77 को, और आप लोग एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज और सब एक्यूट डिजीज और एपिडेमिक डिजीज का जो डिफरेंस है होम्योपैथी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में, उसका आप लोग एक अध्ययन कीजिए, उसको देख के क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही चीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्रॉनिक डिजीज को शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्रॉनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज हम लोग पढ़ लिए, 74 से क्रॉनिक डिजीज के बारे में शुरू किए। फर्स्ट काइंड ऑफ क्रॉनिक डिजीज वाज आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। द नेक्स्ट काइंड इनएप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिजीज, ये वास्तव में क्रॉनिक डिजीज नहीं है। अब इसके बाद 77 के बाद जो है, 77 के बाद जो है हम लोग जो पढ़ेंगे वहां से शुरू होगा ट्रू क्रॉनिक डिजीज। आई थिंक आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है, इसको देखिए, स्टडी कीजिए, और मैंने जो आपको टॉपिक बोला है उसका आप स्टडी कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू।